अगला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। इसका सिंपल सा कहने का मतलब ये है, ये एनसीईआरटी बुक आपसे ये कहना चाह रहा है कि हार्मोन का जो रोल है ना, यानी कि हार्मोन का जो काम है वो इंसेक्ट में भी देखने को मिलता है, मेढक में भी देखने को मिलता है। कहने का मोटा मोटी मतलब ये है कि जितने भी लिविंग थिंग है उन सभी के जीवन में हार्मोन का बहुत ज़्यादा रोल है। और हार्मोन का सिंपल सा मतलब आपको पता है, केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर है और उसका अलग अलग प्रकार का फंक्शन होता है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा गया है सबसे पहला पॉइंट, द कैटरपिलर हैज टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन एडल्ट मॉथ। देखो, एक कैटरपिलर को ना, मतलब एक कंप्लीट एडल्ट होने में अलग अलग प्रकार के स्टेज से गुजरना पड़ता है। मतलब ये हो गया कि एक कैटरपिलर को यदि एक मॉथ बनना है, मॉथ नहीं बोल रहे हैं, डेथ वाला मॉथ नहीं, मॉथ MOTH मॉथ। ठीक है, मतलब कि सिंपल सा ये है कि यदि एक कैटरपिलर को बड़ा होके अपने जीवन को यदि अच्छी तरीके से चलाना है तो उसको अलग अलग स्टेज से गुजरना पड़ता है। सिंपल सा ये बात कर रहा है, लाइफ साइकिल किसका पता है? एक कैटरपिलर का ये बात कर रहा है। तो मतलब सिंपल सा कहने का यहाँ पे ये है कि यदि एक इंसेक्ट को बड़ा होना है तो बड़ा होने से पहले उसको अलग अलग प्रकार के स्टेज से होके गुजरना पड़ता है। ठीक है, आगे उसी प्रकार से सिमिलरली द टैडपोल, यानी कि मेढक का बात कर रहा है ये, सिमिलरली द टैडपोल पासेस थ्रू सर्टेन स्टेजेस टू बिकम अ फ्रॉग। यानी कि एक टैडपोल को फ्रॉग बनने में भी अलग अलग प्रकार के स्टेज से गुजरना पड़ता है ना। बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा है फ्रॉग के लाइफ साइकिल के बारे में, जो कि हम लोगों ने पीछे कुछ क्लासों में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मोटा मोटी ये है, मतलब है कि चाहे वो इंसेक्ट हो चाहे वो फ्रॉग हो, उसको एक बहुत मतलब एक एडल्ट होने में, उसको बड़ा होने में अलग अलग प्रकार के स्टेज से होके गुजरना पड़ता है, तभी जाकर वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का रूप ले पाता है। दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। यानी कि जब हमारा बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम लार्वा भी कह देते हैं, लार्वा से यदि वो एडल्ट हो जाता है, यानी कि छोटे से जब वो बड़े हो जाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रोसेस मेटामॉर्फोसिस। तो यदि आपसे कोई पूछे कि मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है, तो मेटामॉर्फोसिस का सिंपल सा मतलब है कि जब कोई एक छोटा सा इंसेक्ट जब बड़ा हो जाए, यानी कि एडल्ट हो जाए वो पूरी तरीके से, उसी को हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स। अच्छा एक बात बताइए, एक कीड़ा जो था ना वो बहुत ही छोटा था पहले, मान लीजिए, अब वो बड़ा हो गया, यानी कि उसका ग्रोथ हो गया, तो वो क्या ग्रो अपने आप हुआ क्या? नहीं, उसके ग्रोथ में सबसे बड़ा हाथ किसका है? इंसेक्ट हार्मोन का है। यानी कि उसके बॉडी के अंदर जो हार्मोन होंगे, जो केमिकल सब्सटेंस होंगे, उनके मदद से ही उसका ग्रोथ हो पाया। ठीक है, उसी प्रकार से फ्रॉग में होता है। इन फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस इज कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन, द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड। सोचो, मतलब कि थायराइड ग्लैंड ह्यूमन बींग में तो होता ही है, ये हम लोगों ने भी पढ़ाई था पिछले वाली क्लास में, यानी कि थायराइड ग्लैंड मेढक में भी होता है। सोचो, और मेढक में भी चूंकि मेढक में भी थायराइड ग्लैंड है, तो वहां पे भी हमारा थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और वो थायरोक्सिन हार्मोन मेटामॉर्फोसिस करता है किसमें? फ्रॉग में। यानी कि फ्रॉग जो एक छोटे से बड़े फ्रॉग का रूप ले लेता है, वो अपने आप नहीं होता, बल्कि वो थायरोक्सिन हार्मोन के वजह से होता है। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े हम लोग फिर। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा इंसेक्ट और इसी प्रकार से हमारा मेढक काम करता है, यानी कि मेढक बेसिकली बड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार से आगे 2 पॉइंट लिखा हुआ है, थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। लेकिन मेढक ना थायरोक्सिन हार्मोन तभी रिलीज करेगा जब पानी में ऑलरेडी क्या हो? नमक का मात्रा हो। और पानी में ना एक्चुअली नमक का मात्रा होता ही है, बहुत ही कम होता है, लेकिन नमक का मात्रा होता है। ठीक है, और जब तक पानी में नमक का मात्रा नहीं होगा तब तक ये थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा ही नहीं। ठीक है, आगे, इफ द वाटर इन विच द टैडपोल्स आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन, द टैडपोल्स कैन नॉट बिकम एडल्ट। सोचो, यानी कि जिस पानी में टेडपोल रह रहा है, टेडपोल मतलब मेढक का बहुत ही छोटा सा रूप, तो जिस पानी में मेढक रह रहा है, यदि उसमें नमक का मात्रा नहीं है, पर्याप्त मात्रा यदि नमक का नहीं है, तो वहां पे मेढक का साइज ग्रो करेगा ही नहीं, वो छोटा ही रह जाएगा, वो बौना ही रह जाएगा। तो ये बहुत बड़ा रोल है किसका? नमक का पानी में होना, तभी थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा और तभी जाके वो ग्रो कर पाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा कि हार्मोन का क्या रोल है इंसेक्ट में और फ्रॉग में। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो अगला टॉपिक हम लोग शुरू कर देते हैं। अगला टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये है कि एक ह्यूमन बीइंग, यानी कि एक लड़का और एक लड़की
किस प्रकार से अपने बॉडी का ख्याल रख सकता है, किस तरीके से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कहा गया है टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट। देखो, यदि आप चाहते हो कि आपका बॉडी बहुत ही हेल्दी रहे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, कोई भी हो, यदि वो चाहता है कि हमारा बॉडी बहुत ही हेल्दी रहे, बहुत ही फिट रहे, तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको बैलेंस्ड डाइट चाहिए। बैलेंस्ड डाइट का मतलब होता है सब चीज़ ठीक मात्रा में खाना, सब चीज़ ठीक मात्रा में। आपके बॉडी में आयरन भी अच्छा होना चाहिए, कैल्शियम भी होना चाहिए, मैग्नीशियम भी होना चाहिए, फॉस्फोरस भी अच्छा होना चाहिए। सिंपल सा कहने का मतलब है कि आपको बहुत ही बेहतरीन खाना खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डेली बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, पास्ता खाए जा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो आपके बॉडी में हर चीज़ का मात्रा बराबर जाते रहना चाहिए, तभी जाके आपका बॉडी एक हेल्दी बॉडी रह पाएगा। आगे बढ़ते, द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज। अब देखो, सब चीज़ ना केवल खाने से नहीं होता है, खाना एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो हम मानते हैं, लेकिन खाने के साथ साथ अपना आपको हाइजीन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हाइजीन मतलब साफ सफाई पे भी, जैसे डेली नहाना, डेली ब्रश करना, डेली अपने आँख को धोना, डेली बाल को धोना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके हेल्दी रहने के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से आपको फिजिकल एक्सरसाइज भी लगातार करना चाहिए, मतलब रनिंग करना चाहिए, जॉगिंग करना चाहिए, आप जो भी करते हैं उछल कूद इसीलिए करना चाहिए ताकि आपको हेल्दी, मतलब आप हेल्दी लाइफ चाहते हो ना, ये सब करना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग एडोलसेंस दीज बिकम्स इवन मोर इसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग। अच्छा बताइए, इन सभी चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत कब है, जब आप एडोलसेंस वाले पीरियड में होते हो, क्योंकि उस समय पे आपका बॉडी बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। उस समय पे आपके बॉडी जितने ग्रो कर जाएंगे वही आपको जीवन भर रखेना, मतलब वही आपको जीवन भर दिखेगा। बात समझ आ रही है, यानी कि जब आप ग्रो कर रहे होते हो, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि बचपन से लेकर लगभग 20 साल तक का जो आपका उम्र होता है ना, वो बढ़ने का उम्र होता है, ग्रो करने का उम्र होता है। तो उस बीच में आपको बहुत ज़्यादा रनिंग, जॉगिंग, अच्छा अच्छा खाना, ये सब चीज़ करना चाहिए, क्योंकि जो बॉडी उस समय पे आपका डेवलप हो गया, वही बॉडी आपका ज़िंदगी भर रहने वाला है। ठीक है, तो एडोलसेंस के टाइम पीरियड पर वो चीज़ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उन सभी चीज़ों पर। अगला हमारा है इसी के अंदर न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलसेंट्स, यानी कि एक नौजवान लड़का या फिर लड़की को किस प्रकार के खाना खाना चाहिए, उसको किन किन चीज़ों का जरूरत पड़ता है, देखते हैं थोड़ा सा। एडोलसेंस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि जवानी एक ऐसा समय होता है जहाँ पे हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, बहुत ज़्यादा डेवलप करता है। ठीक है, हैंस द डाइट फॉर एन एडोलसेंट हैज़ टू बी केयरफुली प्लान्ड। अब जब हमारे जवानी में बहुत ज़्यादा हमारा ग्रो होता है, तो वैसी बात है जवानी में बहुत ज़्यादा आपको सोच समझ के चीज़ें खाने पड़ेंगे, बर्गर पिज्ज़ा से काम नहीं चलने वाला है ना। तो मतलब उस समय पे बेसिकली बहुत ज़्यादा सोच समझ के खाना खाना पड़ता है, अलग अलग चीज़ों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। A balanced diet means that meals that include proteins, carbohydrates, fats and vitamins in fixed proportion। तो बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि आपके बॉडी के अंदर सब चीज़ आना चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, सब की चीज़ आपके बॉडी में बराबर मात्रा में जाना चाहिए, तभी आपका बॉडी एक सही मायने में ग्रो कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। आवर इंडियन मील लाइक रोटी, राइस, दाल एंड वेजिटेबल्स इज अ बैलेंस्ड मील। हमारा जो भारत का नॉर्मल खाना है, चावल, दाल, सब्जी, रोटी, ये सब, दूध, मक्खन, पराठा, ये सब, ये बेसिकली आपका ठीक खाना है, मतलब इसमें आपको हर चीज़ मिल जाता है। इसीलिए हर डॉक्टर कहता है ना कि अपने घर का खाना ज़्यादा खाओ, क्योंकि वो बहुत ही हेल्दी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिल्क इज अ बैलेंस्ड फूड इन इटसेल्फ। दूध भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपयोगी चीज़ है, इसीलिए हम लोगों को दूध पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कम से कम 1 गिलास दूध डेली सोने से पहले पी लेना चाहिए, तो ठीक रहता है आपका हेल्दी, मतलब आपको, मतलब बेसिकली आप फिट रहोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट। फ्रूट्स जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चीज़ है, फल आपको अच्छा अच्छा चीज़ खाना चाहिए। आगे, फॉर इन्फेंट्स मदर्स मिल्क प्रोवाइड्स ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड। अच्छा, अब सवाल है ना कि सर ठीक है ये तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन उसका क्या जो कि अभी जिसके पास दांत ही नहीं है, जो कि 1 साल का है, 6 महीने का, उसका क्या? वो यदि मात्र अपने माँ के दूध को इस्तेमाल करे ना, तो वही उसके लिए काफ़ी है। बात समझ आ रही है, क्योंकि उन्हीं से उनको सारा न्यूट्रिशन मिल जाता है। बाद में बड़ा होगा तो अपना खाता रहेगा जो खाना होगा उसको। ठीक है, लेकिन बचपन में कम से कम माँ का दूध बेस्ट होता है इन्फेंट के लिए, मतलब बच्चों के लिए। आगे बढ़ते हैं। फिर आयरन बिल्ड्स
blood. So iron rich food like leafy vegetables, jaggery, meat, amla are good for adolescents. जैसे आयरन से क्या होता है, आयरन से हमारा बॉडी बिल्ड होता है, मतलब कि हमारे बॉडी बनते हैं आयरन से। तो आयरन से हमारे बॉडी बनते हैं, तो आपको वो चीज़ खाना चाहिए जिसमें कि आयरन का मात्रा शामिल हो। जैसे वेजिटेबल्स आप वो वाला खाओ जिसमें कि पत्ता हो, सिंपल से बात कर रहा है साग खाने के लिए, ठीक है, साग खाओ, जैगरी खाओ, जैगरी मतलब गुड़ मिठा जिसको हम लोग कहते हैं वो खाओ, मीट खाओ, आंवला जो कि हरा हरा होता है, गोल गोल छोटा छोटा सा रहता है, भले वो कड़वा लगता है लेकिन बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये सब चीज़ एडोलसेंट के लिए ठीक है, यानी कि नौजवान लड़के लड़कियों के लिए ठीक है। लेकिन क्या ये सब चीज़ आप लोग खाते हैं या फिर हम लोग खाते हैं क्या इसको? हम लोग इतना जल्दी इस पर ध्यान देते नहीं है, लेकिन यदि ध्यान दिया जाए तो अच्छा खासा हम लोग का जीवन सुधर जाएगा, अच्छा खासा हम लोग हेल्दी लाइफ जीने लग जाएंगे, ठीक है। आगे, चिप्स एंड पैक्ड स्नैक्स आर वेरी टेस्टी बट दे वुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील्स बिकॉज दे डू नॉट हैव एडिक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू। देखो जो बात हमने आपको अभी कहा ना, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, बर्गर, पिज्ज़ा, पास्ता, मैगी, नूडल्स, ये सब टेस्टी तो बहुत सारे होते हैं, मतलब कि ये टेस्टी बहुत होते हैं, लेकिन क्या ये आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन दे पाएगा? जिस प्रकार के न्यूट्रिशन का आपको ज़रूरत है, क्या इतना ये वैल्यू आपको दे पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ये टेस्टी होता है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, लेकिन इसमें वो सब कुछ आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा जो कि आपको एक हेल्दी खाने में मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली एक नौजवान लड़के और लड़कियों को इन फालतू सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। कभी कभार हो जाए ठीक है, इसके लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, कभी कभार हो जाए ठीक है, लेकिन ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कोई भी चीज़ हानिकारक होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है पर्सनल हाइजीन। ये तो आपने देख लिया कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। अब आप देखो कि आप अपने बॉडी का साफ सुथरा कैसे रखोगे, यानी कि आप अपने बॉडी को कैसे साफ रखोगे, हाइजीन कैसे मेंटेन करोगे आप, देखा जाए इसके बारे में भी लिखा गया है। Everyone should have a bath at least once every day. हर आदमी को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर किसी को लगभग दिन में कम से कम एक बार तो नहाना ही चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। It is more necessary for teenagers because the increased activity of sweets sometimes make the body smelly. और ये सब चीज़ ना ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हो जाता है टीनेजर के लिए, जिसका उम्र 13 से लेकर 19 के बीच में है ना, उसके लिए ये चीज़ ज़्यादा हो जाता है। क्यों पता है? क्योंकि उस समय पे हमारे बॉडी में पसीना बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, और पसीने से हमारा बॉडी बहुत ही महकने लगता है। महकना ही बहुत बड़ा कारण नहीं है, हमारे बॉडी में पसीने से घमौड़िया हो जाता है ना। उसके वजह से यदि उसको इलाज ना किया जाए तो बहुत बड़ा समस्या बन जाता है। फिर बाद में पता चलता है कि ये तो इसको स्किन प्रॉब्लम हो गया, यानी कि जो समस्या 20-30 रुपए से खत्म किया जा सकता था, उसमें 20-30 हज़ार रुपये लग जाता है आगे चल के। इसीलिए डेली नहा लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे। तो बॉडी का हर पार्ट आपको डेली साफ करना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी कि जब मंथली पीरियड चल रहा होता है गर्ल्स में खास करके, तो उनको अपने हाइजीन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। आगे बढ़ते हैं। उसका फिजिकल एक्सरसाइज है, सिंपल एक्सरसाइज तो हर कोई बोलता है, आपको हर आदमी लगभग बोलेगा एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो तो सुबह सुबह कम से कम डेली 10 मिनट 15 मिनट रनिंग कर लिया करो, बहुत काफ़ी होता। क्योंकि देखो रनिंग एक लौता ऐसा एक्सरसाइज है ना जिसमें आपके पूरे बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है और पूरा बॉडी आपका एक ही बार में एक्सरसाइज हो जाता है। रनिंग सबसे बेस्ट है। मतलब बहुत सारे ऐसे जिम ट्रेनर हैं, बहुत सारे ऐसे फिटनेस वाले हैं आदमी जो कि सिखाते हैं इन सब चीज़ों को। वो कहते हैं कि यदि आप दिन में कुछ भी ना कर पाओ ना, तो कम से कम आप 2-3 किलोमीटर डेली दौड़ लो, बस वो काफ़ी है। रनिंग बेस्ट है। आप किसी भी जिम ट्रेनर से मिलो, वो कुछ बताए ना बताए, लेकिन रनिंग के बारे में आपको जरूर बताएगा, क्योंकि उनको भी पता है रनिंग एक लौता ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें कि आपके हर बॉडी पार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है और उसी से आपका पूरा बॉडी फिट हो जाता है। तो रनिंग बेस्ट चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप द बॉडी फिट एंड हेल्दी, यानी कि यदि आप वॉक भी करते हो तो वो भी ठीक है, मतलब चलो, दौड़ो, भागो, खेलो, कुछ भी करो, बस आउटडोर गेम होना चाहिए थोड़ा। इनडोर से उतना कुछ होने वाला नहीं है, जैसे वीडियो गेम, लूडो, ये सबसे होने वाला नहीं है। कुछ आउटडोर करो, खुले हवा में, ठंडे ठंडे हवा में, तो इस तरीके से आप फिट और हेल्दी रह पाओगे। ऑल यंग बॉयज एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक्स, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। तो इसी प्रकार से जितने भी नौजवान लड़के लड़कियां हैं, सभी को दौड़ना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, या फिर किसी प्रकार का जो आउटडोर गेम है उस पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, तो आप बिल्कुल एक हेल्दी लाइफ मेंटेन कर पाएंगे।
अगला हमारा टॉपिक है चैप्टर के अंदर, से नो टू ड्रग्स। अच्छा एक बात ना, जो नौजवानों में बहुत ज़्यादा कॉमन दिखता है वो दिखता है ड्रग्स का मामला, है ना। ड्रग्स का मामला यानी कि जो थोड़ा सा नशीला पदार्थ होता है उसका मामला। इसको क्या कहना है, नो या यस, बताइए। ऑब्वियस सी बात है नो कहना है ना। खैर देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। Adolescence is a period of much activity in the body and mind which is a normal part of growing up। देखो जब एक नौजवान लड़का या फिर लड़की जब वो सियाना हो रहा होता है ना, यानी कि जब वो जवान हो रहा होता है, उसके बॉडी में अलग अलग प्रकार के बदलाव आते हैं, उसके माइंड में भी अलग अलग प्रकार के सोच आते हैं, है ना, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल पार्ट है। मतलब हर किसी के साथ इस प्रकार का सोच आना मतलब जब एक लड़का या फिर लड़की जब जवान हो रहा होता है या फिर हो रही होती है, तो उसके बॉडी में अलग अलग प्रकार के विचार आना, अलग अलग प्रकार के बॉडी में डेवलपमेंट दिखना, वो आम बात है। लेकिन आगे बढ़ते, सो डू नॉट फील कंफ्यूज और इनसिक्योर। तो क्या इन सब चीज़ों से कंफ्यूज होने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये हर चीज़ हर किसी के साथ नॉर्मल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मतलब आपके बॉडी में जो भी बदलाव आ रहे हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, वो बिल्कुल नया चीज़ नहीं है, वो हर किसी का साथ होता है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगला, if anybody suggests that we will get relief if we take some drugs, just say no unless prescribed by the doctors। कई बार क्या होता है ना, कोई कह देता है कि यार तुम्हारा हाइट नहीं बढ़ रहा है, तुम ये वाला दवाई खा लो, तुम्हारा ना हाइट नहीं बढ़ रहा है, तुम वो दवाई खा लो। ये बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि देखो बॉडी का डेवलपमेंट हर किसी के अपने अनुसार होता है। आप ना आज तक के इतिहास में आप एक ऐसा लड़की या फिर एक ऐसा लड़का दिखा दो जिसने दवाई खाया और उसका हाइट बढ़ गया, ऐसा आप दिखा दो, मान जाएंगे हम? कभी हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि जो आपके बॉडी में हाइट का डेवलपमेंट होना है ना, वो होके रहेगा, कोई रोक नहीं सकता उसको। बात समझ में आ रही है? कितना भी दवाई, कितना भी बचपन में हॉर्लिक्स बॉर्नविटा खा लो, कुछ नहीं होने वाला। आपके नॉर्मल जो ग्रोथ होंगे, जितने होने होंगे वो उतना ही होगा, ना ही कम होगा ना ही बेसी होगा, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो कोई भी ड्रग्स दे, ड्रग्स का मतलब यहाँ पे हमेशा नशीला पदार्थ नहीं होता, कभी कभी दवाई भी हो जाता है, ठीक है। तो कोई दवाई दे, ये कर लो तो रिलीफ महसूस होगा, वो कर लो तो अच्छा लगेगा, बिल्कुल गलत चीज़ है, नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको कोई डॉक्टर ना बोले, ठीक है। आगे, ड्रग्स आर एडिक्टिव। कई बार ड्रग्स एडिक्टिव हो जाता है, मतलब कि कोई चीज़ का आप नशा कर रहे हो और उसका आदत हो जाता है ना, जो कि बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे, इफ़ वी टेक्स देम वंस वी फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन। और यदि हम लोग उसको एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि बार बार इस्तेमाल करना चाहिए, और उसी से आदत हो जाता है। तुरंत आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा वो चीज़, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन, यानी कि लंबे समय में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। दे रुइन हेल्थ एंड हैप्पीनेस, वो दोनों आपका छीन लेगा, आपको मतलब बीमार कर देगा, आपको हेल्दी वो रहने नहीं देगा। दूसरी बात, आपके चेहरे पे जो मुस्कान है उसको पूरी तरीके से वो छीन लेगा, मतलब कि आप कभी भी खुल के हंस भी नहीं पाओगे, क्योंकि कैसे हंस पाओगे, हमेशा बीमारी में रहोगे तो, ठीक है। अगला, एड्स आर कॉज्ड बाय अ डेंजरस वायरस कॉल्ड HIV एड्स। HIV। तो HIV हमारा एक मतलब एड्स एक प्रकार का बहुत ही खराब बीमारी है जो कि HIV के थ्रू होता है। द वायरस कैन पास ऑन टू अ नॉर्मल person from an infected person by sharing the syringe used for injecting drugs। अच्छा देखो कई बार क्या होता है ना, हालांकि डॉक्टर तो ऐसा नहीं करते हैं, देखो जो जिस इंजेक्शन से यानी कि जिस सिरिंज से आपको सुई पड़ा, उसी सिरिंज से यदि किसी और को सुई दिया जाए ना, उसको HIV हो जाएगा, यानी कि उसको एड्स हो जाएगा। क्या ऐसा डॉक्टर करते हैं कभी? ऐसा नहीं करते हैं, कभी ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है जो सिरिंज एक आदमी के लिए इस्तेमाल किया गया उसको दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे क्या हो जाएगा, उसको एड्स का बीमारी हो जाएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। और एड्स का बीमारी तो इतना खतरनाक होता है कि उससे जान भी जा सकता है आपका, है ना, ये बहुत खतरनाक होता है ये चीज़। आगे बढ़ते हैं फिर, उसके बाद लिखा हुआ है इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क। अच्छा कई बार तो ऐसा भी होता है कि यदि माँ के ही अंदर कोई बीमारी है, यानी कि माँ के बॉडी के अंदर ही यदि कोई बीमारी है, जब वो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, यानी कि जब मिल्क फीडिंग कराती हैं, तो बाई मिल्क भी माँ से वो बीमारी बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी ये भी है कि यदि कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं या फिर जो अपने बच्चों का केयर करती हैं, बेसिकली वो माँ जो कि अपने बच्चे को अभी दूध पिला ही रही हैं, तो उनको यदि इस प्रकार कोई बीमारी है इस प्रकार का, उनको फ़ौरन डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए।
नहीं तो वो बीमारी आप में तो है ठीक है, लेकिन जब आप दूध अपने बच्चों को पिलाओगे तो हो सकता है कि उससे भी ट्रांसफर हो जाए, उसके बॉडी में चला जाए। इसीलिए खास करके सजेशन ये रहता है कि जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको यदि कोई कुछ खास बीमारी हो उसको वो तुरंत ठीक कर ले, नहीं तो आपके बच्चों को भी वो ठीक हो जाएगा। आगे, द वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद अ पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV। वायरस हमारा इस प्रकार से भी फैलता है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के दौरान, जब एक मेल और फीमेल आपस में सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू आते हैं तो उस समय भी हमारा वायरस फैल जाता है HIV के थ्रू, सिंपल सा। तो इस तरीके से हमारा ये भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस पूरे चैप्टर में। चलिए, ऑनलाइन लाइन वाले बच्चे, हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक को कवर किया चैप्टर के अंदर। कहीं पर किसी प्रकार का आपको डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।